जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीवों कोष्ठक में पादप प्लस जंतु के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों बायोस एवं लोगोस के मिलने से बना है। बायोस का अर्थ होता है जीवन, लाइफ, एवं लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, फ्रांस एवं ट्रेविरेनस, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान को वनस्पति विज्ञान, बॉटनी एवं प्राणी विज्ञान, जूलॉजी दो भागों में बांटा जाता है। बॉटनी gr.botany प्लांट्स एवं जूलॉजी gr.zoon एनिमल प्लस लोगोस टू स्टडी। अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में बॉटनी और जूलॉजी के अतिरिक्त जीवों का तीसरा समूह प्रोटिस्टा प्रस्तावित किया। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल 384 से 322 बीसी के काल में हुआ था। अतः अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीवों का वर्गीकरण। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में प्रचलनांक एवं संवेदनशीलता, लवक, सेल्यूलोज निर्मित कोशिका भित्ति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को आधार बनाकर जीव जगत को पादप एवं जंतु दो समुदायों में बांटा था। इन्होंने ही वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की आधुनिक प्रणाली की नींव रखी थी। अतः इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहा जाता है। जीवों ऑर्गेनिज्म को पादप एवं जंतु सिर्फ दो समुदायों में बांटने से कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। जैसे युगलीना जंतु की तरह चलनशील होता है तथा पौधों के समान हरित लवक कोष्ठक में क्लोरोफिल युक्त, अतः इसे किस समुदाय में रखा जाए। उपर्युक्त कठिनाइयों को देखते हुए विटेकर ने 1969 में जीवों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा। पहला, मोनेरा। इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इत्यादि सम्मिलित हैं। दूसरा, प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल्स वाले सूक्ष्म जीव जैसे एल्गी कोष्ठक में शैवाल एवं प्रोटोजोआ शामिल हैं। तीसरा, प्लेंटे और मेटाफाइटा। इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषणीय हरे पौधे शामिल होते हैं जैसे एल्गी, मार्सेस, फर्म इत्सेट्रा। चौथा, फंगी कवक। इसके अंतर्गत हरित लवक रहित पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता सम्मिलित होते हैं। ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। पांचवा, एनिमेलिया और मेटाजोआ। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु सम्मिलित होते हैं। इनका पोषण होलोजोइक होता है, अर्थात ये उपभोक्ता कंज्यूमर्स होते हैं। कभी कभी प्लांटे तथा फंगी को एक वर्ग में तथा मोनेरा एवं प्रोटिस्टा को एक वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार जीवों को 3 समूह प्रोटोक्टिसा कोष्ठक में मोनेरा प्लस प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एवं प्लांटे कोष्ठक में प्लांटे प्लस फंगी में विभाजित किया जाता है। टेबल। इस टेबल के 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है 3 किंगडम्स के लिए, दूसरा कॉलम है 4 किंगडम्स के लिए, तीसरा कॉलम है 5 किंगडम्स के लिए। 3 किंगडम्स। नंबर 1, प्रोटोक्टिस्टा। 4 किंगडम्स, मोनेरा प्रोटिस्टा। 5 किंगडम्स, मोनेरा प्रोटिस्टा। 3 किंगडम्स नंबर 2, प्लांटे। 4 किंगडम्स नंबर 2, प्लांटे। 5 किंगडम्स नंबर 2, प्लांटे फंगी। 3 किंगडम्स नंबर 3, एनिमेलिया। 4 किंगडम्स नंबर 3, एनिमेलिया। 5 किंगडम्स नंबर 3, एनिमेलिया। वर्गीकरण की सबसे नवीन शाखा कैरियोटैक्सोनॉमी है, जिसमें जीवों के गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स की संख्या तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीवों की वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस ने संसार की विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जीवों को पूरे संसार में एक समान नाम से जानने हेतु एक वैज्ञानिक नाम दिया है, जिसे द्विनाम पद्धति, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये पद्धति कैरोलस लिखित जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है जो 2 शब्दों का बना होता है। नाम का प्रथम अक्षर वंश नाम तथा दूसरा अक्षर जाति नाम रहता है। वंश के नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से एवं दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। साधारण नाम मनुष्य, ह्यूमन। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। साधारण नाम मेंढक, फ्रॉग।
वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। साधारण नाम खरगोश रैबिट, वैज्ञानिक नाम ओरियोक्टोलेगस क्यूनिक्यूलस। साधारण नाम बिल्ली कैट, वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। साधारण नाम कुत्ता डॉग, वैज्ञानिक नाम केनिस फेमिलियरिस। साधारण नाम गाय काउ, वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। साधारण नाम भैंस बफेलो, वैज्ञानिक नाम ब्यूबेलिस बेबालिस। साधारण नाम बाघ टाइगर, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। साधारण नाम मक्खी हाउस फ्लाई, वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। साधारण नाम तिलचट्टा कॉकरोच, वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। साधारण नाम आम मैंगो, वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका। साधारण नाम धान पैडी, वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिवा। साधारण नाम गेहूं व्हीट, वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। साधारण नाम मटर पी, वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटिवम। साधारण नाम चना ग्राम, वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम। साधारण नाम सरसों मस्टर्ड, वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस। साधारण नाम अमरूद गुवावा, वैज्ञानिक नाम सीडियम गुवावा। साधारण नाम आलू पोटैटो, वैज्ञानिक नाम सोलेनम टिबरोसम। पृष्ठ 466। साधारण नाम केला बनाना, वैज्ञानिक नाम म्यूसा पैराडिसिका। साधारण नाम चाय टी, वैज्ञानिक नाम कमेलिना सेनेंसिस। साधारण नाम प्याज अनियन, वैज्ञानिक नाम एलियम सीपा। साधारण नाम तंबाकू टोबैको, वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबैकम। साधारण नाम गुलाब रोज, वैज्ञानिक नाम रोजा सेंटिफोलिया। साधारण नाम फूल गोभी कॉलीफ्लावर, वैज्ञानिक नाम ब्रासिका ओलेरासी बोट्राइलिस। कोशिका विज्ञान। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म मटमैले ग्रे रंग का लसदार अर्धपारदर्शक ट्रांसल्यूसेंट गाढ़ा तरल पदार्थ है। इसका घनत्व पानी से अधिक होता है तथा जल की मात्रा के अनुसार घटता बढ़ता है। जीव द्रव्य में जल की औसत मात्रा 65 से 75% होती है, किंतु ये घटती बढ़ती रहती है। पादप जीव द्रव्य में जल की मात्रा 90% तक या इससे अधिक होती है। जीव द्रव्य का 95% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला ऑक्सीजन 62%, दूसरा कार्बन 20%, तीसरा हाइड्रोजन 10%, चौथा नाइट्रोजन 3%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। हैक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कॉर्टी ने 1771 ईस्वी में जीवित कोशिका में देखा था। जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में किया था। डोजार्डन ने 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य को सारकॉट की संज्ञा दी थी। कोशिका के भीतर जीव द्रव्य 2 भागों में बंटा रहता है। पहला कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दूसरा केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, यह केंद्रक के भीतर होता है। पेशीय कोशिका मस्क्यूलन सेल्स में जीव द्रव्य में साइक्लोप्लाज्म तथा तंत्रिका कोशिका में न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका सेल्स जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम हुक ने सन 1665 ईस्वी में बताया था। सेल शब्द ग्रीक भाषा के सेल्यूला शब्द से उत्पन्न हुआ। PPLO ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। इसका व्यास 0.1 म्यू से 0.25 म्यू होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एग की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका व्यास 170 × 135 मिलीमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, जो 3 to 3.5 फीट तक लंबी होती है। RBC लाल रक्त कण मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है, जिसका औसत व्यास 7.2 म्यू कोष्ठक में 1 म्यू = 1/1000 mm होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 6 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 1838 से 1839 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री श्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थियरी का प्रतिपादन किया था।
कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। पहला, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, तथापि सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। चौथा, कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें केंद्रक निर्माणकर्ता क्रिएटर की भूमिका अदा करता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, पहला, इसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। दूसरा, पादप कोशिका, इसमें लवक प्लास्टेड उपस्थित होता है। जंतु कोशिका, इसमें लवक अनुपस्थित होता है। तीसरा, पादप कोशिका, इसमें रिक्तिका वैक्यूओलस विकसित होता है। जंतु कोशिका, इसमें रिक्तता छोटी या अनुपस्थित होती है। चौथा, पादप कोशिका, इसमें तारकाय सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका, इसमें तारकाय उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पहला, विशेषता अथवा अंगक कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा, विशेषता अथवा अंगक केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित, यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित। तीसरा, विशेषता अथवा अंगक केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित। चौथा, विशेषता अथवा अंगक माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित। पांचवा, विशेषता अथवा अंगक एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित। छठा, विशेषता अथवा अंगक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका 70S प्रकार का, यूकैरियोटिक कोशिका 80S प्रकार का। सातवां, विशेषता अथवा अंगक DNA। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कुंडली का बना, यूकैरियोटिक कोशिका द्विकुंडली का बना। आठवां, विशेषता अथवा अंगक कशाभिका फ्लैगेला। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल एक तंतु का, यूकैरियोटिक कोशिका केवल 11 तंतु का। नवां, विशेषता अथवा अंगक श्वसन। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। 10वां, विशेषता अथवा अंगक प्रकाश संश्लेषण। प्रोकैरियोटिक कोशिका थाइलाकोइड में होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्लोरोप्लास्ट में होता है। 11वां, विशेषता अथवा अंगक लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित। विशेषता अथवा अंगक 12वां, गोल्जिकाय। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित। 13वां, विशेषता अथवा अंगक केंद्रिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित। 14वां, विशेषता अथवा अंगक लिंग प्रजनन। प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होता, यूकैरियोटिक कोशिका होता है। 15वां, विशेषता अथवा अंगक कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिका असूत्री अमिटोसिस प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक कोशिका अर्धसूत्री मियोसिस या समसूत्री प्रकार का होता है। पृष्ठ 467। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। कोशिका के 4 भाग, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। Cell organelles or protoplasmic bodies, mitochondria, centrosome, Golgi complex, lysosome, ribosome, endoplasmic reticulum, plastid. Cell inclusions or diotoplasmic bodies, vacuoles, secretion, granules, yolk, fat droplets. Nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus, क्रोमैटिन नेटवर्क। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। पौधों के सेल वॉल में हेमीसेल्यूलोज एवं पेक्टिक एसिड भी पाया जाता है। बैक्टीरिया, जीवाणु के सेल वॉल में प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड्स के संयुक्त यौगिक होते हैं। ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक जीवित, लचीली, छिद्रयुक्त, अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल, चयनात्मक, सिलेक्टिव एवं अत्यंत ही पतली झिल्ली है। झिल्ली को सर्वप्रथम नेगिली और क्रेमर
1855 ने देखा था, जिसे ई ओवरटन 1899 ने कंफर्म किया। इस झिल्ली में 7 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ये झिल्ली वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा सिथोलिक एसिड इत्यादि की बनी होती है। इस झिल्ली की रचना के संबंध में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तथा सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मोज़ैक सिद्धांत दिया था। यह झिल्ली कोशिका को बाहरी सुरक्षा देने के साथ ही साथ पदार्थों को कोशिका के अंदर एवं बाहर आने जाने में सहायता प्रदान करता है। तारक काय सेंट्रोजोम, इसकी खोज सर्वप्रथम बोवेरी ने की थी। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके भीतर 2 छोटी बेलनाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय इससे तारक एस्ट्रल किरणें निकलती हैं। अंतः प्रद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ऑर्गास्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम K.R. पॉटर ने किया था। जब इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं तो उसे रुखड़ा रफ एवं जब राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं तो इसे चिकना स्मूथ कहते हैं। यह वसा एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम, इसे सर्वप्रथम ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने 1953 ईस्वी पादप कोशिका में तथा G.E. पेलाडे ने जंतु कोशिका में देखा था। ये राइबोन न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, 70S एवं 80S। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं 80S यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह प्रोटीन उत्पादन का स्थल है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज सर्वप्रथम कॉलिकर ने 1850 में रेखित पेशी की कोशिकाओं में किया था। ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कोशिका में इसकी संख्या सामान्यतः 500 से 2000 तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में अंगुली नुमा रचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यह कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, अतः इसे कोशिका ऊर्जा का घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जीकॉय कोष्ठक में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सर्वप्रथम इटली के तंत्रिका विज्ञानी न्यूरोलॉजिस्ट कैमियो गोल्जी ने बार्ण उल्लू के तंत्रिका कोशिका में गोल्जीकॉय की खोज की थी। प्लांट सेल, अकशेरुकी एवं इनवर्टिब्रेट्स कोशिकाओं में ये छोटी छोटी रचनाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। इन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये सूक्ष्म नालिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जीकाय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका से स्रावित होने वाले पदार्थों को ये बाहर निकालने में सहायक होता है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइजोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। लाइजोसोम, इसे सर्वप्रथम 1955 में क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने देखा था। इसके भीतर कुल 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। पाचन के दौरान फट जाने पर इसके एंजाइम कोशिका में फैलकर उसे नष्ट करने लगते हैं। इसी कारण लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लवक, प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक एवं अवर्णी लवक। ए, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, इसके भीतर पर्णहरित क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसके भीतर उल्टी तश्तरियों जैसी रचना पाई जाती है जिसे थाइलाकोइड कहा जाता है तथा इसके समूह को ग्रेनम कहते हैं। कोशिका में हरित लवक की संख्या 1 से 80 तक हो सकती है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, अतः इसे कोशिका की रसोई कहा जाता है। पृष्ठ 468। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटिन तथा जेंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। बी, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों से युक्त लवकों को वर्णी लवक कहते हैं। ये पुष्प, फल, भित्ति, बीज इत्यादि भागों में पाया जाता है। वर्णी लवक के उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बिटानिन इत्यादि। सी, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट्स, ये रंगहीन होता है जो साधारणतः जड़ों में पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। रसधानी, वैक्यूओलस, ये कोशिका की निर्जीव रचना है। ये पादप कोशिका में अधिक विकसित होती है परंतु जंतु कोशिका में छोटी होती है।
स्फेरोसोम्स। ये सक्रिय मेटाबोली कोष्ठक में उपापचयी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। ये तैलीय भ्रूणपोषी बीजों एवं फ्लोएम उत्तक की चलनी नालिकाओं में अधिक पाई जाती है। केंद्रिका न्यूक्लियस, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त कोशिका का नियंत्रक भी कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। एक केंद्रक वाले कोशिका को एक केंद्रीय यूरीन्यूक्लिएटेड तथा एक से अधिक केंद्रक वाले कोशिका को बहुकेंद्रीय मल्टीन्यूक्लिएटेड कहते हैं। स्तनधारियों का लाल रक्त कण आरबीसी एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक 4 भागों में बटा रहता है। पहला केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा केंद्रिका न्यूक्लियस, तीसरा केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ, चौथा क्रोमैटिन जाल क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन जाल कोशिका विभाजन के समय लंबे एवं पतले सूत्र के रूप में स्पष्ट हो जाता है जिसे गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वॉल्डेयर ने 1888 में किया था। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। गुणसूत्र का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए के द्वारा होता है। गुणसूत्र की रचना का अध्ययन स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था के दौरान किया जाता है। गुणसूत्र के भीतर जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में महीन एवं कुंडलित कॉइल्ड सूत्र दिखाई देता है जिसे क्रोमोनिमाटा कहते हैं। क्रोमोनिमाटा लगभग 8 सूक्ष्म तंतुओं माइक्रोजिब्रिल्स का बना होता है। गुणसूत्र के मध्य में सेंट्रोमियर नामक रचना पाई जाती है जो इसे 2 बाहों आर्म्स में बांटता है। प्रत्येक जीवों के गुणसूत्रों की निश्चित संख्या होती है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण का विवरण इस प्रकार है। कॉमन नेम कॉमन राउंड वर्म, जूलॉजिकल नेम एस्कैरिस lumbricoides, number of chromosomes 2, common name mosquito, zoological name Culex pipiens, number of chromosomes 6, common name fruit fly, zoological name Drosophila melanogaster, number of chromosomes 8, common name cat, zoological name Felis domesticus, number of chromosomes 38, common name mouse, zoological name Mus musculus, number of chromosomes 40, common name rabbit, zoological name Oryctolagus cuniculus, number of chromosomes 44, common name human, zoological name Homo sapiens, number of chromosomes 46, common name horse, zoological name Equus equus, number of chromosomes 64, common name dog, zoological name Canis familiaris, number of chromosomes 78, common name housefly, zoological name Musca domestica, number of chromosomes 12, common name honeybee, zoological name Apis mellifera, number of chromosomes 32 female, 16 male, common name rat, zoological name Rattus rattus, number of chromosomes 42, common name hydra, zoological name Hydra vulgaris, number of chromosomes 32, common name carp, zoological name Cyprinus carpio, number of chromosomes 104, common name toad, zoological name Bufo americanus, number of chromosomes 22, common name pigeon, zoological name Columbilivia, number of chromosomes 80, केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड, ये केंद्रक में पाए जाने वाला अम्ल है जिसे न्यूक्लिन भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने किया था। केंद्रक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ए डीएनए डेऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, बी आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में भी पाया जाता है। केंद्रक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में निम्नलिखित 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं। ए फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, बी पेंटोज शर्करा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला डीऑक्सी राइबोज शुगर केवल डीएनए में पाया जाता है। दूसरा राइबोज शुगर केवल आरएनए में पाया जाता है।
सी नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजीनस बेस। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला प्यूरीन, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एडेनिन एवं गुआनिन, पृष्ठ 469। दूसरा पायरीमिडीन, इसके 3 प्रकार होते हैं, साइसोटीन, थाइमीन एवं यूरेसिल। डीएनए एक द्विकुंडलित डबल हेलिकल रचना है जिसके बारे में सर्वप्रथम वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था। प्रत्येक कुंडली में फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित होता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार में एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ A=T एवं साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है। क्षार जोड़ों के बीच उपस्थित बंधन हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। डीएनए के एक कुंडली में 10 क्षार जुड़े रहते हैं। एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रम तथा चौड़ाई 20 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका के लिए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। डीएनए एवं आरएनए में अंतर। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस के लिए आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता। आरएनए 3 प्रकार का होता है, ए मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, बी राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, सी ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। तीसरा डीएनए ये केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में पाया जाता है। आरएनए ये केंद्रक एवं लवक में पाया जाता है। चौथा डीएनए द्विकुंडलित डबल हेलिकल रचना है। आरएनए एक कुंडलित सिंगल हेलिकल रचना है, परंतु कुछ में ये 2 कड़ी वायरसेस का बना होता है। डीएनए पांचवा, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। आरएनए इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। छठा डीएनए इसमें एडेनिन के साथ थायमिन एवं साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ा रहता है। A=T, C=G। आरएनए इसमें एडेनिन के साथ थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। A=U, C=G। सातवां डीएनए इसमें डुप्लीकेशन होता है। आरएनए इसमें डुप्लीकेशन नहीं होता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक रुडोल्फ विरचाउ ने बताया था। 1908 में हर्टबिग ने कोशिका विभाजन के लिए कर्ण प्लाज्मा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका विभाजन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। ए असूत्री विभाजन, अमिटोसिस डिवीजन। यह विभाजन केवल एक कोशीय जीवों जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा इत्यादि में होता है। बी समसूत्री विभाजन, मिटोसिस डिवीजन। यह विभाजन विकसित जीवों के कायिक व वर्धी कोशिका, सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स में होता है। इस विभाजन के बारे में सर्वप्रथम वॉल्टर फ्लेमिंग ने बताया था। सी अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। इस विभाजन के बारे में सर्वप्रथम विजमैन ने बताया था। यह विभाजन केवल जनन रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक विभाजन, दूसरा साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका विभाजन। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन पहला, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन पहला, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन दूसरा, इस विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, इस विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन तीसरा, नए बने कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पुराने कोशिका के ही समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन तीसरा, नए बने कोशिकाओं